जय हिंद। जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और मेहनत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए डियर, आज आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। आप लोग को 1 लेसन हम पढ़ा चुके हैं, सेकंड लेसन भी पढ़ा दिए और थर्ड लेसन भी पढ़ा दिया साइंस में। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके इससे पहले आप लोग साइंस का वीडियो देख लीजिए जाके। प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपका 10th का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस का, मैथ का, सभी क्लास का। इसको ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है जीवित और प्रक्रम का मतलब होता है उनमें जो प्रक्रिया होती है ना, काम होते हैं, किस तरह के काम होते हैं, उनका जीवन शैली कैसा चलता है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जैव प्रक्रम में। आपको एक बात पता होगा कि हमारा शरीर जो है ना वो बहुकोशिकीय शरीर है। मतलब हमारा शरीर में ना एक तरह का कोशिका नहीं है। हमारे तरीके शरीर में बहुत तरह के कोशिकाएं हैं। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। और अमीबा क्या है, अमीबा हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। आप कभी पढ़े होंगे 8 क्लास में। अमीबा किस तरह का जीव है, या फिर एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो अमीबा बोल देते थे आप लोग। उसी तरह हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, मतलब हम लोग जैसे जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें है ना, जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में, मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन जब हम लोग के बॉडी में कम हो जाता है उनके लिए, है ना, विसरण क्यों अपर्याप्त है। आखिर विसरण क्यों अपर्याप्त है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है पूरा, मतलब विसरण जो होता है वो अपर्याप्त क्यों है। तो कहता है ना, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है। बोलते हैं ना, हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव है ना, हम लोग की जो संरचना है ना वो बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है। अतः प्रत्येक अंग की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या था, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, जो विसरण क्रिया पूरी नहीं कर सकती है। जिसके कारण क्या होता है, पूरी हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन विसरण क्रिया नहीं हो पाता है। क्या होता है, इस प्रकार हमारे जैसे, अब क्या वो यहाँ तक लिखें, फिर यही ला क्वेश्चन को यहाँ उतार दिए हैं, यही बोला। इस प्रकार हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। ठीक है, ये आप लंबा मत समझिएगा, ये सब ये वाला हम लंबा यहीं से जोड़ दिए, यही क्वेश्चन से ही जोड़ दिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोलता है। उससे क्वेश्चन से क्या समझे कि सर हमारे शरीर में ना, मतलब हम लोग शरीर के लिए, मतलब हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय जीव से बना हुआ है, बहुकोशिकीय कोशिका से बना हुआ है। इसलिए क्या है कि हम लोग के शरीर के प्रत्येक भाग की संरचना को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन की पर्याप्त नहीं पहुंच पाती है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या हैं, जैसे हम लोग को विसरण क्रिया पूरी नहीं हो पाती है। कोई वस्तु सजीव है, अगर कोई भी वस्तु सजीव है, सजीव किसको बोलते हैं, जिनमें जो जीवित होता है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती है, चाहे, है ना, रहती है, मतलब कहते हैं सजीव वस्तुएं जो होती है ना वो हमेशा गति करते रहता है। निरंतर का मतलब हमेशा गति करती रहती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में हो क्यों ना हो। मतलब कि सुप्त मतलब जैसे एकदम साइलेंट के मोड में, एकदम सीधा के मोड में क्यों ना हो, मतलब कि एक जगह खड़ा क्यों ना रहे। सुप्त मतलब एक जगह खड़ा होना। बाह्य रूप से वह स्पष्ट दिखाई देती है, उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे अनेक जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। अब इसका मतलब समझाते हैं कि सजीव वस्तुएं जो होती है ना वो निरंतर गति करती है। सजीव वस्तु जितना भी है वो हमेशा गति करते रहती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में क्यों ना हो। सुप्त मतलब जैसे एक जगह पर खड़ा ही क्यों ना हो, बाह्य रूप से, अगर बाहर रूप से देखा जाए तो वह स्पष्ट दिखाई देती है, कि वह स्पष्ट हम लोग को दिखाई देता है कि उनके अणु गतिशील रहते हैं। उनके जो अणु होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। इससे उनसे साबित होता है कि वो जीवित है। जैसे बाबू मान लीजिए पेड़ एक जगह पर खड़ा रहता है ना, लेकिन उनके सभी पार्ट्स वगैरह देखिएगा वो एकदम हिलते डुलते रहता है, तो इससे साबित होता है कि वह पेड़ भी जीवित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन बताते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोलता है सुनिएगा, इसको मोड़ देते हैं।
देखिएगा, कहता है ना डियर कि किसी जीव, देखिएगा सवाल है ना क्या बोलता है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी जीव है तो उनके द्वारा कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो बोलेंगे सर जीवों को शारीरिक, यानी कि शारीरिक ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ये सही है शारीरिक। जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से निम्न कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मतलब जो सजीव है ना उनको, मतलब वो जीवों को शारीरिक, मतलब कि मतलब अपना शरीर को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बाहर की निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन, भोजन का ज़रूरत पड़ता है। और भोजन क्या किसके लिए ज़रूरत पड़ता है, भोजन क्यों, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे शक्ति की जगह अगर ऊर्जा लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ऊर्जा है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या शक्ति प्राप्त करने के लिए। जल, भोजन का सही पाचन के लिए। अगर हम लोग पानी क्यों पीते हैं, ताकि हम लोग जो खाना खाएं उनका पाचन बढ़िया से हो सके। ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन यानी कि पदार्थों का विखंडन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारे शरीर में क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है, समझिएगा, ग्लूकोज में। अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारे शरीर बाहर वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है ना, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल करके ना ऊर्जा प्राप्त करवाता है। समझ गए ना, क्या क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करवाने का काम करता है ना। भोजन पदार्थों का विखंडन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है कौन, ऑक्सीजन। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोग को, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। आखिर जीवन के अनुरक्षण के लिए अगर बात किया जाए तो आप कौन से प्रक्रम को आप आवश्यक मानेंगे। तो बोलेंगे अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक, कौन, जैसे क्या क्या, पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ईटीसी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक चलते हैं डियर, और वो टॉपिक का नाम है स्वपोषण, स्वपोषी, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर आपको बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डियर एग्ज़ाम में ना अंतर भी पूछ देता है कभी कभी कि अंतर बताइए, तो अंतर लिखना पड़े, अंतर भी इसी तरह लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या किसे कहते हैं बोलेगा तो ये भी इस तरह लिख दीजिएगा कि स्वपोषी और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, लिख देगा ना तो भी इसका आंसर ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। और अंतर बोलेगा तो भी ऐसे लिखिएगा। स्वपोषी पोषण के बारे में हम जानते हैं, प्यार से सुनिएगा, ठीक है। कहता है ना डियर कि पोषण की वह विधि, मतलब पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, मतलब कोई भी जीव जो है वो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, मतलब सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया और सूर्य की प्रकाश हो गया की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। मतलब कि स्वपोषी पोषण उसको बोलेंगे जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाएगा, है ना। अपने आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और सूर्य के प्रकाश हो गया, उसकी सहायता से वो अपना भोजन खुद बनाएगा, उसी को स्वपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे हरे पौधे, जितना भी पेड़ पौधा है ना वो अपना खाना खुद बनाता है। देखिएगा जड़ से क्या करता है, जड़ से पानी लेता है और खनिज लवण खींचता है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश तो उसको मिल ही जाता है बाबू। अब कार्बन, उसके देखो पेड़ पौधा के पत्ता में ना छेदा होता है, उस छेदा को बोलते हैं रंध्र, और वो रंध्र से क्या करता है, वो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा ना, तो उससे वो मिला करके वो खाना बना लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक चलता है हम लोग का, विषमपोषी पोषण किसको बोलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। मतलब कि वैसा प्राणी जो अपना भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड, उसी को बोलते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे बाबू मान लो, अच्छा मनुष्य, इंसान, अच्छा तुम अपना खाना खुद बनाते हो बच्चा, आप ही बताइए, आप अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं ना बनाते हैं। अब बोलिएगा सर हम अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं बाबू, आप अपना खाना को सिर्फ स्वादिष्ट बनाने का काम करते हो, आग की मदद से पकाने का काम करती हो, लेकिन आप अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। क्यों,
पेड़ पौधा जब या फिर पेड़ पौधा या जैसे मान लीजिए खेत से तुमको धान मिला तब चावल आया। अब चावल को क्या किया, चावल को आप लोगों ने क्या किया, पानी की सहायता से या राख की सहायता से उसको पकाया, तब वो चावल तुम्हारा बनकर तैयार हो गया, जिसको हम लोग भात बोलते हैं, है ना। अब क्या हुआ, पक गया चावल। उसके बाद सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी भी देखिए, हरा हरा जितने भी सब्जियां हैं वो सब आपको पेड़ पौधे से मिलेंगे। अब आप उसमें तेल डालिएगा तो वो भी पेड़ पौधा से मिल रहा है, समझ रहे हैं ना बाबू। उसके बाद आपका जितना भी आपका उसमें मसाला डालिएगा वो सब भी सब पेड़ पौधा से मिल रहा है। तो बताइए आप कहाँ अपने से बना है, आप केवल स्वादिष्ट बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है वो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं खाना के लिए, बस भोजन के लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं मनुष्य के मतलब पेड़ पौधे के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर और जीव जंतु के ऊपर। कैसे जीव जंतु ऊपर, इसलिए क्या कि मान लीजिए हम लोग को डिपेंड रहते हैं, मान लीजिए दूध अगर हम लोग को पीना है तो गाय वगैरह, गाय जो है वो घास वगैरह खाएगी तब हम लोग उससे दूध निकालेंगे, दूध हम लोग को देगी, तब हम लोग दूध की सहायता से अपनी जीविका चला सकते हैं। तो कहने का मतलब है डियर, कुल मिला के कहा जाए तो जो अपना खाना खुद बनाता है उसको स्वपोषी पोषण कहेंगे, और जो अपना खुद खाना नहीं बनाएगा उसको विषमपोषी पोषण कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। देखिए डियर, हम आप लोग को बारंबार बोलते हैं, अगर कोई बच्चे को अगर चाहते हैं आप लोग कि सर आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया बने, बताओ बाबू अभी आप लोग को 8 से 9 महीना टाइम है, और हम आप लोग को अभी तक समझिए मैथ लगभग ख़त्म कर दिए, 80% मैथ ख़त्म कर दिए। उसके बाद आपका मान लीजिए हम साइंस लगभग मान लीजिए 3 लेसन उधर कंप्लीट किए, 1 लेसन इधर कंप्लीट कर रहे हैं, 4 लेसन इधर चल रहा है। तो समझिए आपका सिलेबस कितना फास्ट है। अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहेंगे ना तो आप एक प्रश्न को ना बच्चा, एक प्रश्न को 5-5 बार बनाइए, 5 बार कम से कम बनाइए एकदम प्रत्येक दिन। एक क्वेश्चन को 5 बार बनाइए, और रट करके याद करने से फ़ायदा नहीं है बच्चों, उसको लिख करके याद कीजिए। लिख के याद कीजिएगा ना तो आपका दिमाग में बैठते जाएगा कि हाँ सर कहाँ पे कौन सा आंसर है, कहाँ पर क्या आंसर होगा, ये सब आप जान जाइएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आंसर को लिखने का याद करने की कोशिश कीजिए, रट करके याद करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है डियर, आप लोग को ये 5 क्वेश्चन आज साइंस से स्टार्ट कर दिए हैं। उस लेसन का नाम था जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में आप लोगों को जो दिए हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग का रिज़ल्ट कैसा बने वो आपके ऊपर हाथ में विचार है। कोशिश कीजिए, मैं तो आप लोग को ओरल टेस्ट ले रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं कि बढ़िया से और स्टडी करें तो प्रत्येक दिन मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आइए, और एक क्वेश्चन 5 बार बना करके और एकदम लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।